नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट वन, लैंड एज ए रिसोर्स। हम जिसे कोई ध्यान देते ही नहीं है, राइट, पर कहीं हम भूल जाते हैं कि जमीन ही तो सबसे पहली चीज है जिसके ऊपर हमारी सारी गतिविधियां होती है, सब एक्टिविटी हम करते हैं। आज आप रिच हो, पुअर हो, मिडिल क्लास हो या जो कुछ भी हो, दैट इज ऑल द एक्टिविटीज यू आर डूइंग ऑन द अर्थ, ऑन द लैंड। सो we perform all our economic or non-economic activity on the earth, on the land, on the natural resource, what we call it as land. अगर ये land नहीं तो existence नहीं। क्यों? हमारा food भी जो हम grow करते हैं, today we are permanent settler. Why? Because of the land. Our forefathers, early men, they learn how to do agriculture. That's why we are permanent at one place. Otherwise we have, हो सकता है कि हम वंडरर की तरह एक जगह से दूसरी जगह खाने के लिए घूमते रहे होंगे, तो फिर शायद आज मैं आपको पढ़ा नहीं रहा होता और आप पढ़ नहीं रहे। तो अगर हम परमानेंट सेटलर नहीं होते, घूमते होते, तो इसी तरह आज हमारा जीवन घुमक्कड़ की तरह होता। सेकंड, इट इज अ नेचुरल रिसोर्स, कुदरत की देन है। तो हमें जो भी कुदरत से मिलता है उसे बहुत ही बुद्धिमानी से इस्तेमाल करने की आवश्यकता है, राइट। गांधी जी का कोटेशन शायद आपको याद हो कि देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड पर नॉट फॉर एवरीबॉडीज ग्रीड। यानी कुदरत ने हम सबके आवश्यकता के लिए बहुत सारा अपार रिसोर्स दिया है, बट जहां लालच आ जाती है तो पूरे विश्व का भी रिसोर्स आपके लिए कम पड़ जाता है। तो आवश्यकता के अनुसार हमारे पास बहुत सारा रिसोर्स है। It supports natural vegetation, flora, fauna, human life, economic activities, transportation and communication. तो जो जमीन है उसी के ऊपर हमारी ये सब एक्टिविटीज होती है, वो रेलवेज हो, एयरवेज हो, वाटरवेज है, जो भी हम कहें वो सब हमारी गतिविधियां जमीन पर ही चलती हैं, होती हैं। तो ये जमीन को अगर हम संभालेंगे नहीं, अच्छी तरह यूटिलाइज नहीं करेंगे, तो ये सभी एक्टिविटी जिस पर हमारा जीवन आधारित है ये सब तहस नहस हो जाएगा। यूज लैंड विथ केयरफुल प्लानिंग, इसीलिए आवश्यकता है कि हम हमारी इस जमीन का बहुत ही अच्छी तरह सूझबूझ के साथ इस्तेमाल करें। जैसे बहुत सारे लोगों को जो है डुप्लेक्स का, राइट, या बंगलों का शौक होता है, बट नो डाउट आपके पास इतना पैसा है, आप कहो कि 10 एकड़ की जमीन में अपना घर बनाते हो, बट रहने वाले 4 लोग होते हैं। 4 लोगों के लिए 10 एकड़ जमीन, बड़ा सा लॉन, बड़ा सा स्विमिंग पूल, राइट, सब कुछ पर्सनल। बट आप सोचिए हमारे देश की पॉपुलेशन 135 करोड़ है, तो अगर आप जैसे लोग बढ़ते जाएंगे 20% से अगर 40% हो जाए तो 60% तो बेघर हो जाएंगे। So that's why now slowly these amenities are now given on the flats. तो now the craze or even the planning for the flat is increasing. क्यों? जमीन है ही नहीं, it is limited. तो अगर आप चाहो भी तो difficult हो जाता है। The price of the land has increased. So now the trend is shifting towards the flat. तो हर एक फ्लैट पे या कॉमन एमिनिटीज दी जाती है। Now next topic is explain importance of varieties of relief features in India. तो हमारे इंडिया में 3 रिलीफ फीचर्स हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और कैसे वो हमारे लिए यूजफुल है। तो सबसे पहला है हमारा प्लेन्स। यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लू कलर इंडिकेट्स प्लेन, द पिंक कलर इंडिकेट्स माउंटेन्स एंड येलो कलर इंडिकेट्स प्लेट्यू। सो 13% प्लेन, then we have the mountains that is 30% and 43% and 27%. So when we talk about the plains, so 43% of our India is under plain land. And how the plains are useful for us?
So they are useful for us for doing agriculture, industry, dwelling. In this way we are utilizing the plain area. Talking about the second one, that is mountain, 30%. So these mountains, they are the source of the river, या हमारी जो perennial rivers हैं, राइट या इवन कहें कि बहुत सारी सीजनल रिवर्स जो हैं वो इन्हीं माउंटेन से या हिल से ही ओरिजिनेट होती हैं, जो हमें पूरे साल पानी प्रोवाइड करती हैं. सो दे आर द मेन सोर्स ऑफ perennial rivers that we have. They are the sport for the tourism, people going on the Himalayas, Kullu Manali, right, all these things. And ecological importance, they are the one who maintains, because we are clearing off the forest on the plain area, so ज़्यादा तरफ जो बचा वो mountains पे जो हमारे trees हैं वो रह गए. So even they play very important role in the ecological cycle. 27% is plateau. So these plateau, what in our country, if we talk about the Deccan Plateau or the Peninsular region, which is called the hub of minerals, कि हमारे इंडिया का मैक्सिमम जो मिनरल्स मिलता है वो ये पेनिनसुलर प्लेट्यू से ही मिलता है. सो रिच रिजर्व्स ऑफ द मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स एंड फॉरेस्ट. नेक्स्ट वी हैव इज लैंड यूटिलाइजेशन. लैंड यूटिलाइजेशन यानी जमीन का उपयोग किस तरह हमारे यहाँ किया जाता है. तो शॉर्ट में हमने आपको समझाने का प्रयत्न किया है कि सबसे पहले तो जमीन का इस्तेमाल हम जो है वो किसके लिए करते हैं, फॉलोइंग. तो पहला फॉरेस्ट के लिए, कि जमीन जरूरी है जंगल के अस्तित्व के लिए. दूसरा, वैसे जो कल्टीवेशन के लिए हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, कि जमीन पर उसके ऊपर हम खेती नहीं करते हैं. वो दो प्रकार के होते हैं. पहला बैरन एंड वेस्टलैंड, बिन उपजाऊ जमीन, और ये वेस्टलैंड जिसमें घास फूस हम चरा सकते हैं, या उसका इस्तेमाल हम कंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए कर सकते हैं. दूसरा है लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूज, यानी खेती के अलावा दूसरी, तो वहां पे हम रोड बना सकते हैं, रेलवेज बनाते हैं रहने के लिए, वैसा. फैलो लैंड के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. फैलो लैंड यानी वो जमीन जिसको हम 1-2 साल के लिए छोड़ देते हैं. उसके अलावा अनकल्टिवेबल लैंड, जिसमें आपका फैलो लैंड और नेट शोन एरिया नहीं आता है. अब किस प्रकार से हम लैंड यूज पैटर्न हमारे इंडिया की जमीन का इस्तेमाल किस तरह हमारे देश में किया जा रहा है, तो वो डिपेंड करता है 2 फैक्टर पे. फिजिकल फैक्टर्स जैसे कि टॉपोग्राफी, क्लाइमेट और किस प्रकार की सॉइल है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि सॉइल का या लैंड का इस्तेमाल हम किसके लिए करेंगे, खेती के लिए करेंगे, फैक्ट्री बनाने के लिए करेंगे, या रेसिडेंशियल एरिया के लिए करेंगे, या रोडवेज रेलवेज किसके लिए करेंगे, वो डिपेंड करेगा इसके ऊपर. देन सेकंड फैक्टर इज ह्यूमन फैक्टर, कि वहाँ पॉपुलेशन कितनी है, ज़्यादा है, कम है, मीडियम है, टेक्नोलॉजी की अवेलेबिलिटी क्या है, वहाँ का कल्चर, वहाँ का ट्रेडिशन. तो ये सब फैक्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि वहाँ की ज़मीन किसके लिए होगा. जैसे अगर हम नॉर्दर्न की साइड बात करें, नॉर्दर्न प्लेन जो है तो वो एकदम प्लेन है, डेंसली पॉपुलेटेड है, सॉइल एकदम फर्टाइल है, क्लाइमेट अच्छा है, पानी आसानी से मिल जाता है, तो वो एरिया हमारा जो है श्योरली एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल किया जाएगा मैक्सिमम. इवन ट्रांसपोर्टेशन के लिए, क्यों, रेलवेज वगैरह आसानी से, इसीलिए हमारे जो रेलवेज ज़्यादातर नॉर्थ साइड जाते हैं, क्यों, प्लेन एरिया है. पर उसी के कंपैरिजन अगर आप पेनिनसुलर ले लो, सह्याद्री रीजन ले लो, कोंकण ले लो, इस साइड कम हो जाते हैं क्योंकि ये माउंटेनियस और हिली एरियाज हो जाते हैं. तो यहाँ पर रेलवेज का जाना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, इसीलिए वहाँ पर हम रेलवेज नहीं बना सकते हैं. एंड कंपेयर टू द नॉर्दर्न प्लेन, इन एरियाज में पॉपुलेशन भी काफ़ी कम होती है. तो ये दोनों फैक्टर इंपॉर्टेंट है लैंड किस तरह उपयोग किया जाएगा उस पर. अब कुछ ग्राफ के माध्यम से भी हम देख लेंगे और आगे. तो टोटल एरिया अगर इंडिया की हम बात करें तो हम 9th स्टैंडर्ड से इवन लोअर 8th स्टैंडर्ड से सीख रहे हैं कि टोटल लैंड एरिया ऑफ इंडिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. पर आपकी जानकारी के लिए बता दो कि इसका सिर्फ 93% हम यूज में ला रहे हैं, 7% नहीं. 7% अगर हम बात करें तो कौन सा आ जाता है, कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, सिंचन
सियाचिन जो चाइना ने ऑक्यूपाई कर लिया, और हमारे ये जो 7 स्टेट्स आ जाते हैं, 7 सिस्टर्स जिसे कहते हैं, इनका अभी हमने सर्वे वगैरह नहीं किया है, तो वो जमीन का उपयोगिता अभी हमने यहाँ काउंट नहीं किया, इसीलिए मैंने आपको 93% बताया है, और ये 7% अभी उसका सर्वे नहीं हुआ है। जिसमें से अगर इंडिया का एवरेज हम नेट सोन एरिया देखें, यानी जमीन का खेती के लिए उपयोग जो हम करते हैं, तो सिर्फ 54% ही किया जाता है। जबकि कुछ स्टेट ऐसे हैं जैसे कि पंजाब है, हरियाणा है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश देखें, तो उनका लैंड यूटिलाइजेशन यानी एनएसए नेट सोन एरिया जो है वो 80% एंड अबाव है। वैसे ही बहुत सारे हमारे एरिया हैं जहां एनएसए जो है वो 10% या उससे कम है, जैसे कि मणिपुर है, अंडमान निकोबार है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश, यानी ये 7 सिस्टर्स जो हमारे ज़्यादातर है उसमें लैंड यूज बहुत ही कम है, बिकॉज दे ऑल आर द माउंटेनियस एरिया, तो खेती के लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। तो ग्रे यहाँ आपको दिखाया है चार्ट के द्वारा भी। नाउ वी कम टू द क्या कारण है लैंड डिग्रेडेशन के, कि इतनी बड़ी समस्या है तो इसका कुछ कारण भी तो होगा। तो लैंड डिग्रेडेशन के कारण क्या है, तो सबसे पहला कारण है माइनिंग। तो हमारे कंट्री में बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जो माइनिंग के कारण पीड़ित है, उनकी ज़्यादातर ज़मीन जो है वो डिग्रेड हो जाती है, लो क्वालिटी की हो जाती है, फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है, या इरोड हो जाती है, या यूज़ के लिए रह ही नहीं पाती है। तो उसका सबसे बड़ा कारण है माइनिंग। स्टेट्स लाइक मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये मेन स्टेट हैं जो माइनिंग के कारण पीड़ित हैं, और वहाँ लैंड डिग्रेडेशन कॉमन हो चुका है। बट अगेन अगर हम माइनिंग जो है बहुत ही अनएवॉइडेबल हो तब करें, या फिर माइनिंग करने के बाद वो पूरा जो एरिया है उसे वापस लेवल कर ले, तो ग्रेट एक्सटेंट लैंड डिग्रेडेशन कम हो सकता है। दूसरा है ओवर ग्रेजिंग by the animals. So many states are the victim of land degradation due to overgrazing. Example गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो यहाँ पे जो है माल मवेशी यानी जो लाइफ स्टॉक्स कहते हैं, इनकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा है, और पेस्चर एरिया की कमी है, प्लस ये हाईली पॉपुलेटेड स्टेट्स हैं, इसीलिए यहाँ पे जो एनिमल्स के लिए खाने का है पेस्चर एरिया वो बहुत कम है। दैट्स वाई ओवर ग्रेजिंग टुक प्लेस एंड the land degradation is the ultimate result. Then we come to over irrigation, यानी heavy dose of biological chemical fertilizer जो हम कहते हैं, जब ज़्यादा हम उसमें डालते हैं यूरिया फर्टिलाइजर, तो it gets mixed with the water, प्लस पानी भी काफ़ी समय के लिए अगर लॉगिंग कहेगा यानी रुका रहेगा, तो ड्यू टू द वाटर लॉगिंग एंड एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर, वो पानी का अंदर जो फर्टिलाइजर केमिकल फर्टिलाइजर मिक्स हो जाता है वो जाता है ग्राउंड में, तो ग्राउंड वाटर भी हमारा कंटेमिनेट हो रहा है, और इवन जमीन की फर्टिलिटी जो नेचुरल है वो कम होती जा रही है। तो इसके कारण हमारे कई सारे स्टेट हैं जो अफेक्टेड हैं, लाइक पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ये स्टेट हैं जिन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन को बहुत जल्दी और सबसे पहले एक्सेप्ट किया था, तो दे आर अफेक्टेड ड्यू टू दिस। देन सर्टन कुछ आपकी जानकारी के लिए कि इसके अलावा जो और हो सकते हैं, मिनरल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जो हैं, राइट, तो लाइमस्टोन को जब हम प्रोसेस करते हैं, माइनिंग करते हैं, तब भी ये पोल्यूशन लैंड डिग्रेडेशन होता है। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट यानी इंडस्ट्री से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है उसे या तो हम मैदान में छोड़ देते हैं या पानी में छोड़ देते हैं, उसके कारण भी हमारा लैंड डिग्रेडेशन और वाटर पोल्यूशन हो रहा है। तो दीज आर द 1, 2, 3, 4, 5 reason for the land degradation. Further we move, what can be the steps for this? कैसे हम इसको solve कर सकते हैं लैंड डिग्रेडेशन को? तो बहुत ही आसान तरीके जो ऑलमोस्ट आपको आते ही हमने ग्रेड 8 में पढ़ा हुआ ही है। तो पहला है एफॉरेस्टेशन यानी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना। दूसरा है प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ओवर ग्रेजिंग यानी जहाँ पे ग्रेजिंग हो रही है तो उसका प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए कि अगर एनिमल 2-4 दिन ये एरिया में, फॉर एग्जांपल 2-4 दिन इतने एरिया में एनिमल्स चल रहे हैं तो नेक्स्ट यहाँ मूव कर दे, फिर यहाँ पे, तो अगर रोटेशन इस प्रकार से होता रहेगा, बाय द टाइम मे बी आफ्टर 1 मंथ
2 मंथ वो वापस यहाँ पर आते हैं तो वहां पे नई ग्रास आ चुकी होगी। तो दैट इज प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ओवर ग्रेजिंग। देन वी कम टू शेल्टर बेल्ट। जब हम प्लाविंग कर देते हैं तो हमारी जो सॉइल होती है फील्ड की, खेत की, वो एकदम लूज हो चुकी होती है। तो जब भी बहुत तेजी से विंड ब्लो करती है, बहती है, तो हमारी टॉप फर्टाइल सॉइल उसके साथ बह जाती है। तो इसे हम रॉक तो नहीं सकते हैं बट मिनिमाइज कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, अगर हम ये कह दें कि हमारा ये जो एरिया है व्हाइट स्क्रीन जो है वो खेत है, तब शेल्टर बेल्ट क्या कर सकते हैं कि उसके चारों साइड जो है हम ट्रीज लगा सकते हैं, जिसके कारण जब हवा तेजी से आती है तो ट्रीज के कारण मिनिमाइज हो जाएगी। ये नहीं कह रहे हैं कि टोटली जीरो हो जाएगी, बट आई वुड से 80-90% कम हो जाती है उसकी स्पीड और रुक जाती है। तो जो यहाँ से सॉइल इरोजन होगा या लैंड डिग्रेडेशन होगा वो मिनिमाइज हो जाएगा। नेक्स्ट, जो रेगिस्तान एरिया है, जैसे हमारा कच्छ भुज साइड की बात कर ले या थार डेजर्ट जो राजस्थान में है, उन एरियाज को भी हम मिनिमाइज कर सकते हैं बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस। हम हमारे घर में ही कैक्टस के कितने सारे फैंसी और डेकोरेटिव प्लांट्स लगाते हैं, तो अगर वो घर में पॉट्स में हो सकते हैं तो व्हाई नॉट टू कन्वर्ट द डेजर्ट एरिया और सच एरिया इनटू ब्यूटीफुल बाय growing these thorny bushes, and we don't have to go and irrigate them regularly. Next, control mining. माइनिंग की जाए ना नहीं है, वो भी देश की प्रगति के लिए बहुत जरूरी है, but under strict supervision and guidance and strict following of the government norms. Then proper discharge of the disposal. जो हमारी इंडस्ट्री में से वेस्ट मटेरियल निकाला जाता है, वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या किसी भी फॉर्म में हो, उसको बहुत ही वेल प्लान्ड तरीके से डिस्पोज करना चाहिए। अब अगर फैक्ट्री का पानी गरम गरम हम जमीन पर डाल देंगे तो हमारी जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। उसको अगर हम सी में, रिवर में, पॉन्ड में डाल देंगे तो ड्यू टू द हार्मफुल पार्टिकल्स एंड केमिकल्स एंड प्लस हॉटनेस ऑफ द वाटर, it affects the ecosystem of the water very much. Next, we have the another topic,